everyone, welcome back to our second lecture on the depreciation for class 11th. Today हम आपको बताएंगे बेसिकली लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन क्या है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, क्या क्या डेप्रिसिएशन में कवर होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सब कुछ वो चीज़ें। इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे करनी है। दो तरह से डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग होती है। पहला वे है जो हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करते हैं, वो होता है कि जब डेप्रिसिएशन सीधा एसेट को हम चार्ज करते हैं। दूसरा, हम उसका एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं। सो यू नो what basically and what entries we need to pass for both is, if I am following the first method where depreciation is directly charged to asset account, then in that case हम क्या एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन को सीधा हम डेबिट करेंगे, जो कि अगेन पीएनएल में जाएगा। डेप्रिसिएशन पीएनएल में क्यों जाता है, आपको याद है डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है। सो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस चार्ज टू पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। सो यहाँ पे मेरा डेप्रिसिएशन होगा, सीधा पीएनएल को चार्ज करूंगा और एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। एसेट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। अब इस मेथड का ड्रॉबैक क्या होता है, इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें जो आपको ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट है एसेट की, जिस पे मैंने एसेट को कैपिटलाइज किया, जिस पे मैंने एसेट को बुक किया, मैंने आपको बताया था कि तीन तरह की कॉस्ट से एसेट हम टोटल कॉस्ट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। एक होता है परचेज कॉस्ट, दूसरा जो फ्रेट जहां आपको वो इंस्टॉल करना है उस जगह तक लाने के लिए, और तीसरा इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इन तीनों को मिला के जो भी कॉस्ट आती है उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट बोलते हैं। सो अगर हम पहला मेथड लेते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया और एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब एसेट को जब क्रेडिट किया तो एसेट की वैल्यू कम होती जाती है, तो हमें ये असर्टन करना, ये फाइंड आउट करना मुश्किल होता है कि हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है। सो इसीलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए या इसको ओवरकम करने के लिए, इस ड्रॉबैक को, सेकंड मेथड है जो कि आपका होता है, आप अपने डेप्रिसिएशन को रूट करवाते हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेट का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करते जाना, उसका मतलब एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बोथ आर लायबिलिटीज अकाउंट। सो इसमें क्या होता है, हम जो एंट्री पास करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। प्रोविजन खड़ा कर दिया, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन खड़ा कर दिया। अब इसमें हम जो प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट में, तो इसका क्या एडवांटेज है, मैं दिखाता हूँ एसेट अकाउंट, उसके बाद दिखाता हूँ लेस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, और नीचे क्या आ गया मेरा, बुक वैल्यू या WDV जिसे बोलते हैं। तो इस केस में मेरे पास क्या है, मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट भी पता है मुझे एसेट की, मेरे को WDV मालूम है। तो ये जो पहला हमारा मेथड है उसके ड्रॉबैक को ये ओवरकम करता है। सो ये दो तरीके हैं। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सो देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड्स टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन। वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, द अदर इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। So what is straight line and what is written down value method? Straight line is going to be straight, like if आप गाड़ी चला रहे हो, वो 60 की स्पीड पे जा रही है तो 60 की स्पीड पे जा रही है। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब कभी 60 पे, कभी 80 पे, कभी 40 पे। सो नाउ स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, मैंने एक एसेट खरीदा है, मान लीजिए 4 लाख का, और उसकी सैलवेज वैल्यू है 1 लाख रुपए। 3 लाख मुझे डेप्रिशिएट करना है 3 सालों के अंदर, तो मैं हर साल 1-1 लाख रुपए डेप्रिशिएट करूंगा। जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू में ऐसा नहीं होता। रिटर्न डाउन वैल्यू में आप साल, ईयर ऑन ईयर आपका डेप्रिशिएशन डिफर होता जाता है। इनिशियल ईयर्स में हमेशा ज़्यादा होता है, लेटर ईयर्स में कम होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट राइट नाउ वी कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। सो स्ट्रेट लाइन मेथड में पहले मैं बताता हूँ क्या है। स्ट्रेट लाइन मेथड है फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। जो मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, फिक्स परसेंटेज बोल लीजिए या फिक्स्ड ईयर ऑन ईयर मैंने डेप्रिशिएट किया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैंने 4 लाख का एसेट खरीदा है, 1 लाख उसकी सैलवेज वैल्यू है, 3 लाख मुझे 3 साल में डेप्रिशिएट करने हैं, तो कितना डेप्रिशिएट हुआ, 3 लाख को 3 साल में करूंगा,
Either you can say 33% on each year, or you can say 1 lakh rupees on each year. So this is straight line method. Fixed percentage on original cost. इसको फिक्स आर हम कह सकते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट, या परसेंटेज कह लीजिए या फिक्स इंस्टॉलमेंट कह लीजिए. व्हेन यू से इंस्टॉलमेंट मतलब अमाउंट आपका ईयर ऑन ईयर उतना आ गया. फिक्स परसेंटेज मतलब जैसे इसी मैंने एग्जांपल में कोट किया था 33%. और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा रिटर्न डाउन वैल्यू के मेथड के बारे में. इसको एलोबरेट करूंगा मैं बाद में, पहले आज मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा स्ट्रेट लाइन मेथड में. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या है? इसमें क्या होता है, हमारा जो भी परसेंटेज है, परसेंटेज फिक्स्ड होगी इसमें भी, लेकिन वो डाइमिनिशिंग बैलेंस में होगी. डाइमिनिशिंग बैलेंस क्या होता है? जिसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोलते हैं या बुक वैल्यू भी बोलते हैं. जैसे कि मैंने एसेट लिया यही 4 लाख का, 1 लाख उसकी सैलवेज वैल्यू है, तो मुझे पहले साल में उस 4 ईयर्स को 4 लाख रुपीज़ को मुझे 3 सालों में डेप्रिशिएट करना है. तो मैं क्या करूँगा, 4 लाख के ऊपर मान लीजिए मेरा फिक्स परसेंटेज है 33% है इधर, तो मैं 33% लगाऊंगा. फिर मेरा जो बैलेंस रह जाएगा रिड्यूसिंग बैलेंस, अगले साल में उसके ऊपर लगाऊंगा डेप्रिशिएशन. तो इसमें डेप्रिशिएशन अमाउंट आपका वेरी करेगा. मैं आपको एग्जाम्पल के साथ और एलोबरेट करूंगा इसे बाद में. ओके, इसमें क्या होता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट नहीं होते, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड. मतलब रिड्यूसिंग मतलब आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू रह गई है या बुक वैल्यू रह गई है, आप उसके ऊपर डेप्रिशिएशन चार्ज करोगे. हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं करोगे. स्ट्रेट लाइन मेथड में आप किस पे चार्ज करोगे? हिस्टोरिकल मेथड पे. सो ये आपका डिफरेंस रहेगा. इसमें कितना आप करना है आपको रिटर्न डाउन वैल्यू पे, और उसमें करना है हिस्टोरिकल बेस, उसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करना है. ओके, नाउ स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन इज सेम ईयर ऑन ईयर. डेप्रिशिएशन अमाउंट सेम रहेगा ईयर ऑन ईयर, चाहे वो पहला साल हो, चाहे वो दूसरा साल हो, 3 साल. आपने लाइफ डिफाइन कर ली, सपोज कीजिए 3 साल, तीनों साल आप इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन चार्ज करोगे. वन थिंग. सेकेंड थिंग, डेप्रिशिएशन जो कंप्यूट होता है वो ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपकी? हिस्टोरिकल कॉस्ट, आप उस पर चार्ज करोगे, राइट. सो थर्ड, अगर एक चीज और है इसमें, अगर मैं कोई एसेट ड्यूरिंग द ईयर मैं बाय करता हूं या सेल करता हूं, तो मेरा वो उसी डेट तक होगा. सपोज कीजिए, आई गिव यू एन एग्जांपल. मैंने फर्स्ट ऑफ मेरा फिजिकल ईयर है मान लीजिए 1920, और उसमें मैंने क्या किया, फिजिकल ईयर आपको पता ही है क्या होता है, स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, एंड होगा 31 मार्च में. तो 1920 का मतलब है मैंने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 20 तक है. मैंने एक एसेट परचेज किया 1 अक्टूबर को, तो उसमें मेरा डेप्रिशिएशन जो लगेगा पहले साल वो 6 मंथ्स का लगेगा, ना कि पूरे साल का. तो यही मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि एसेट इज अ परचेज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिशिएशन चार्ज ओनली फॉर दैट पीरियड. और अगर मान लीजिए मैंने सेल कर दिया, सेल भी मैंने फिक्स्ड मान लीजिए 1 अक्टूबर को किया, तो मैं उसका डेप्रिशिएशन चार्ज 30 सितंबर तक ही करूँगा, पूरे साल तक नहीं करूँगा. सो अगर कोई भी एसेट परचेज और सेल किया जाता है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो उसी पीरियड तक ही कन्फाइंड रहता है उसका डेप्रिशिएशन कैलकुलेशन. ये नहीं कि आप पूरे साल करेंगे, राइट. ओके, नाउ आई टेल यू अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिशिएशन. So in straight line method, the merits are, it is very simple, because year on year we are charging the same depreciation, so there is no change in the amount, there is no change in the depreciation rates, so it's going to be same. That is, it's simple to calculate. Secondly, we can depreciate the asset till the scrap value or residual value. As I told you, 4 लाख का एसेट लिया हमने, 1 लाख रेजिडुअल वैल्यू है, 3 लाख हमें डेप्रिशिएट करना है इन नेक्स्ट 3 ईयर्स. तो मैं हर साल एक लाख रुपए डेप्रिशिएट करूंगा, और एंड में 3 साल के बाद मेरी रेजिडुअल वैल्यू के बराबर मेरी WDV आ जाएगी. ओके, सो थर्ड इज इजी टू नो अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन. मुझे पता है SLM में मेरे को इक्वल रखना है, डेप्रिशिएशन रेट अमाउंट सेम रहेगा. तो every year I am going to have the same hit in my profit and loss account. My amount is going to remain same. Okay. उसके बाद अगर अमाउंट सेम रहेगा डेप्रिशिएशन को, इसका मतलब क्या है, मेरा P&L पे इम्पैक्ट उतना ही आ रहा है हर साल, चेंज नहीं हो रहा. ऐसा नहीं कि मेरा एक साल 1 लाख डेप्रिशिएशन हो रहा है, अगले साल 75,000 हो रहा है, बट इसमें सेम 1 लाख रुपए का डेप्रिशिएट चार्ज होना है
टिल द टाइम ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट्स. सो P&L पे सेम इम्पैक्ट आता रहेगा. राइट. नाउ कमिंग बैक टू द, नाउ देर आर डीमेरिट्स ऑफ SLM. इसका वो हमने मेरिट्स अभी दिखाया SLM के, कुछ डीमेरिट्स भी हैं इसके. पहली बात है कि हम मान लीजिए कोई हमने एसेट लेते हैं और हमने लोन लेके वो एसेट लिया, तो अब लोन लिया है तो हमें उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, बट इंटरेस्ट को मैं एसेट वैल्यू में ऐड नहीं करता हूँ. सो एक ये उसका ड्रॉबैक है. जो भी मेरा इंटरेस्ट आता है, जो मैं पे करता हूँ, सीधा मैं P&L में हिट करता हूँ. जो मेरा बोरिंग कॉस्ट है, जो मैंने कैपिटल ली बोरिंग कॉस्ट से, जो मुझे इंटरेस्ट देना है, वो मैं चार्ज नहीं कर रहा, अपने एसेट में ऐड नहीं कर रहा हूँ. सो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. सेकेंडली क्या होता है, लाइफ इतनी सिंपल नहीं है. मेरे पास अगर मैंने एक एसेट लिया, जब भी मैं कोई मशीनरी खरीदता हूँ या आप कोई गाड़ी लेते हैं, तो क्या होता है, आपको शुरू में उसकी एफिशिएंसी लेवल चलाने में स्मूथ है, उसका रिपेयर एंड मेंटेन का खर्चा ज़्यादा नहीं आता. लेकिन जब वो चीज़ पुरानी होती जाती है, अब क्या होता है, आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस बढ़ता रहता है, क्योंकि आपको मेंटेन करना है, रनिंग में रखना है उस चीज़ को. बट इस SLM में क्या होगा, SLM में आपका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपने डेप्रिशिएट तो सेम चार्ज किया हर साल में, लेकिन आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो ईयर ऑन ईयर बढ़ता गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका एक तरफ डेप्रिशिएशन हुआ, एक तरफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुआ, तो आपके P&L पे ज़्यादा हिट आना शुरू हो गया. फर्स्ट ईयर में आपने डेप्रिशिएशन आया, सिर्फ हुई, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस सपोज कीजिए हुई नहीं या कम हुई. सेकेंड ईयर में वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस बढ़ गए, लेकिन डेप्रिशिएशन अमाउंट तो कॉन्स्टेंट है, तो उससे क्या हुआ, आपका P&L पे हिट बढ़ता गया. सो ये इसकी ड्रॉबैक है, जो मेजर ड्रॉबैक है इसकी. थर्ड, इससे क्या होता है, एज हमने जो ऊपर बताया कि जो इसका हम इसको डेप्रिशिएट करते हैं, स्क्रैप वैल्यू तक डेप्रिशिएट कर सकते हैं. अब क्या होगा, मैंने इसको 3 साल में डेप्रिशिएट कर लिया, रेजिडुअल वैल्यू तक ले आया, लेकिन अभी भी एसेट को हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैनी टाइम इट हैपन्स कि आपका एसेट तो डेप्रिशिएट हो गया रेजिडुअल वैल्यू तक, लेकिन फिर भी वो रनिंग में है, वो यूज़ हो रहा है. सो ये एक इसका डिसएडवांटेज या डीमेरिट है. अच्छा, अब इसमें SLM में कैलकुलेट कैसे करते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन. हम उसका ये फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस रियलाइजेबल वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट. मैंने आपको कॉस्ट ऑफ एसेट बताया था. कॉस्ट ऑफ एसेट सिंपल वही, जितने की परचेज की है उसके ऊपर अगर कोई फ्रेट दिया है, जहाँ तक हम उसे ला रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, और जो मैंने इंस्टॉलेशन कॉस्ट दिया है उन सबको ऐड कर दिया, वो मेरा आपका हो गया कॉस्ट ऑफ एसेट, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं. उसके बाद रियलाइजेबल वैल्यू, जब उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो मैं कितने पे उस सामान को बेच सकता हूँ, उस एसेट को बेच सकता हूँ, वो मेरी रियलाइजेबल वैल्यू. रियलाइजेबल मतलब मैं उसको कितना पैसा बेच के रियलाइज कर सकता हूँ अपनी वैल्यू को. उन दोनों के डिफरेंस को मुझे डिवाइड करना है लाइफ ऑफ एसेट्स. जो भी उसकी लाइफ है उससे डिवाइड कर दिया, मेरा डेप्रिशिएशन आ गया, ईयर ऑन ईयर मेरा डेप्रिशिएशन सेम आ गया. इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इसके एग्जाम्पल मैं आपको कुछ कोट करूंगा, कैसे इसकी अकाउंटिंग होती है, कैसे डिफरेंट लेजर्स में जाता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, नाउ वी डू द एग्जाम्पल ऑफ डूइंग द अकाउंटिंग फॉर डेप्रिशिएशन. I told you there are two ways to do the accounting of depreciation. One where we directly route the depreciation through asset account. The other where we route the depreciation through provision for depreciation or accumulated depreciation. Accumulated depreciation जहाँ पे हम depreciation को इकट्ठा करते जाते हैं, accumulate करते जाते हैं. So मैं दोनों तरीके से आपको एग्जाम्पल बताऊंगा और कैसे हम दोनों तरीके से उसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं. पहला मैं बताऊंगा जहाँ पे हम एसेट के थ्रू रूट करवाते हैं. सो आई जस्ट टेक ए क्विक एग्जांपल, शो यू द क्विक एग्जांपल ऑफ दिस. सपोज वी bought a machinery which purchased on 1st October 2016. Just do remember I told you about date is very important. Of rupees 1,50,000 और उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट हुई है 10,000 रुपीज़ एंड इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है 10,000 रुपीज़. यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है. बुक्स टू बी क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर. तो हम 2 सालों का इसका अकाउंटिंग करके मैं आपको बताऊंगा. तो इसमें ईयर ऑन ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट लाना है. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट या मेरी कॉस्ट टोटल ऐड कौन कौन सी कॉस्ट होगी इसमें, एक तो मेरा परचेज कॉस्ट 1,50,000, फिर मेरा इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ गया 10,000, और उसके बाद रियलाइजेबल वैल्यू माइनस करूंगा मैं और डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स. तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 15,000 रुपीज. नाउ
यहाँ आप नोटिस कीजिए कि हमने मशीनरी परचेज की है 1 अक्टूबर को, ओके, सो 6 मंथ्स जा चुके थे 2016 के अप्रैल से लेके सितंबर तक। तो हमारा फर्स्ट ईयर में कितने टाइम का डेप्रिसिएशन लगेगा? 6 मंथ्स का। तो इसका मतलब मेरा फर्स्ट ईयर में फॉर ईयर 16 एंड 17, व्हेन आई से ईयर 16 एंड 17 आई एम टॉकिंग अबाउट फिस्कल ईयर जो एंड होता है 31 मार्च को। तो उसमें मेरा पहले साल लगेगा 7500, राइट। सो मैं आपको अकाउंट, इसमें 2 अकाउंट बनेंगे, ये मैं एसेट से आपको रूट करवा के दिखा रहा हूं। पहला अकाउंट हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। सो पहले हम क्या करेंगे, डेट, यहां मेरा आएगा पर्टिकुलर्स, मैं एक लेजर मेंटेन कर रहा हूं, और यहां पे मेरा आएगा मेरा अमाउंट, राइट। और इसी तरह से मैं इधर अपना मेंटेन कर लूंगा डेट, पर्टिकुलर्स, और यहां मेरा अमाउंट, ओके। सो अब हमने क्या किया, 2016 में 1 अक्टूबर को हमने ये बाय किया। तो हमने जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो इसका मतलब बैंक से किया हमने ये। तो 2016 का 1 अक्टूबर, राइट, हमने बाय किया। तो यहां पे क्या आएगा, टू बैंक, कितने रुपीस का, 1,50,000, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, इंस्टॉलेशन कॉस्ट दिया है उस समय। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी हमने उसको कैपिटलाइज करनी है, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट में ऐड करनी है। तो क्या होगा, मशीनरी में जाके बैठ जाएगा। कैसे, वो भी आपने बैंक से पेमेंट की। क्या पेमेंट किया आपने, टू बैंक से 10,000, राइट। अब ये हमारा हो गया। हमारे एसेट कितने से है, 1,60,000 से, जो मैंने आपको पहले दिखाया। हमें मालूम है इसका रिलाइजेबल वैल्यू कितना, 10,000 रुपीज। लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स। पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 15,000। ये पहला साल है मेरा 16-17, मार्च में क्लोज करना है मुझे, 31 मार्च एवरी ईयर। 1 अक्टूबर को किया तो 6 मंथ बनते हैं। मैंने बताया था इसमें 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा। तो कितना हुआ, 15,000 का आधा कितना हुआ, 7,500। अब वो डेप्रिसिएशन में कब करूंगा इसको, 31 मार्च। कितना डेप्रिसिएशन, मेरा डेप्रिसिएशन होगा बाय डेप्रिसिएशन करूंगा, यहां पे मैं कितना चार्ज करूंगा, 7,500, राइट। अब ये 7,500 नीचे मेरा एक मशीनरी अकाउंट है, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट है। अब मुझे डेप्रिसिएशन में लेके आना होगा। डेप्रिसिएशन में कब लेके आऊंगा मैं, 31 मार्च को, यहां पे 31 मार्च 17, राइट। कितना, ये टू मशीनरी 10,000, राइट। अब आपको क्या करना है, इस पहले डेप्रिसिएशन को, अकाउंट को अगर मैं क्लोज करता हूं तो क्या करूंगा, 31 मार्च में इसको P&L में लेके जाऊंगा। कैसे, ये देखिए, 31 मार्च 17 बाय P&L अकाउंट, कितना, 10,000, राइट। ये मेरा इस साल क्लोज हुआ है। अब यहां पे, अब आपको मैंने बताया था, अब मुझे बैलेंस कितना कैरी फॉरवर्ड रहेगा मेरा, टोटल मेरा यहां कितना हुआ, 1,60,000। क्लोजिंग कितना हुआ 31 मार्च को, 31 मार्च 17 बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना हुआ, 160 माइनस 7,500, आपका बनता है 1,52,500, राइट। 1,52,500 कितना हुआ है टोटल, ये भी इसका क्लोजिंग 160। अब आप नया साल शुरू करेंगे यहां पर,
नया साल फिर कब से शुरू होगा, क्योंकि मार्च में मेरा क्लोज हो रहा है, 1 अप्रैल 2017। तो 1 अप्रैल 2017 बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का लाएंगे, 1,50,000, 52,500, राइट। अब ये SLM है, मुझे पूरे साल का डेप्रिसिएशन बुक करना है। पूरे साल अब इस साल में आएगा 31 मार्च 2018, 31 मार्च 18 कितना डेप्रिसिएशन आएगा, ये मेरा डेप्रिसिएशन आएगा पूरे साल का, जो कि है 15,000, राइट, 15,000 आ गए यहां पर। अब ये नीचे मेरा 31 मार्च 2018 को मैं ये डेप्रिसिएशन यहां लेके जाऊंगा, 31 मार्च 18 क्या लेके आऊंगा यहां पे, डेप्रिसिएशन का टू मशीनरी। इस साल कितना होगा, मेरा डेप्रिसिएशन आएगा पूरा यहां पर 15,000, सॉरी यहां पर देखिए आपको, मेरे को 7,500 आना था क्योंकि आधे साल का था, राइट। सो दिस शुड बी 15,000, 7,500 हेयर, क्योंकि ये हाफ ईयर्स का था, और ये मेरा पूरे साल का आया जो कि है 15,000, राइट। अब ये भी मेरा P&L में मूव कर जाएगा, क्योंकि मैं इसे कैरी नहीं करूंगा, इसे मैं P&L के थ्रू रूट करवाऊंगा। तो P&L में मेरा उस साल कितना गया, यहां पे अगर मैं लेके जाता हूं तो, राइट, 31 मार्च 18 बाय P&L 15,000 यहां आएगा मेरा, ये मेरा यहां आ गया। अब यहां पे मैंने क्लोज किया है अपना बुक्स, यहां मैंने बैलेंस कैरी किया 1,52,500, ये मेरा बैलेंस आ रहा है 15,000। यहां मेरा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना आएगा, कैरी डाउन में कितना आएगा मेरा, 1,52,500, 1,37,500, राइट। सो 1,37,500, this makes it to 1,52,500 and here 1,52,500। सो हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला हर साल हमने 15,000 का डेप्रिशिएट करना है। फर्स्ट ईयर मैंने पहले बाय किया 1,60,000 में, मेरा ईयर क्लोज हुआ 6 मंथ से, मैंने डेप्रिशिएशन बुक किया हाफ ईयर का विच इज 7,500, बैलेंस मैंने कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट डाउन किया यहाँ पे 1,52,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है बेसिकली, दिस इज WDV, राइट। सो WDV 1,52,500। अब मेरा ये SLM पे है, नेक्स्ट ईयर मैंने फिर पूरे साल में कितना बुक किया डेप्रिसिएशन, 15,000 जो मैंने बुक किया, तो यहाँ पे मैं कैरी फॉरवर्ड किया मैंने कितना अपना 1,37,500, ये मेरा आया, ये मेरा कैरी डाउन वैल्यू है, ये मेरी WD वैल्यू है 1,37,500 हेयर। और डेप्रिसिएशन का क्या करूंगा मैं, अब डेप्रिसिएशन को मैं हर साल, क्योंकि मैं मशीनरी से रूट करवा रहा हूं, ये मेरा पहला मेथड है, मैं इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं ले रहा, डेप्रिसिएशन में मशीनरी के थ्रू रूट करवा रहा हूं। सो एवरी ईयर आई एम बुकिंग माय डेप्रिसिएशन, रूटिंग इट थ्रू मशीनरी पहले साल 7,500, दूसरे साल चार्ज किया 15,000, ये मैं P&L में लेके जा रहा हूँ 7,500, 15,000, ओके। सो एट द एंड ऑफ 2018 my WDV value is 1,37,500, right? Okay, now I will switch over to the next method which talks about provision for depreciation or accumulated depreciation, where we will not route our depreciation through machinery, rather we create a provision, rather we accumulate it and it will be maintained in a separate ledger. So in that way of calculating depreciation, there will be 3 ledger, one would be machinery, second would be depreciation and third would be your provision for depreciation. Okay, now the second method, जहाँ पे हम depreciation asset account से रूट नहीं करेंगे, हम रूट करेंगे depreciation provision for depreciation के थ्रू। हमने आपको बताया था इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अभी भी हिस्टोरिकल कॉस्ट मालूम करनी हो तो इसमें आराम से मालूम कर सकते हैं। सो इसमें 3 अकाउंट बनेंगे, पहला कौन सा अकाउंट बनेगा, मशीनरी अकाउंट, जो पिछले वाले में भी था एसेट अकाउंट में। एक अकाउंट बनेगा डेप्रिसिएशन, वो भी पहले था, लेकिन तीसरा अकाउंट जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो उसमें नहीं था। सो ये हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ मेंटेन करेंगे।
अब इसमें कैसे चलेगा, सेम क्वेश्चन है, मशीनरी हमने परचेज किया 1 अक्टूबर 2016 को, मिड ऑफ द ईयर, 1,50,000, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 10,000 है, रियलाइजेबल वैल्यू 10,000 है, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है। मैं आपको 2 सालों का यहाँ से मेंटेन करके दिखाऊंगा। जब मैं 2 साल बोल रहा हूँ, स्टार्ट फॉर फिजिकल ईयर 16-17 एंड 17-18, सो 31 मार्च 2018 का। तो पहले वही आपको बैंक अकाउंट 1,60,000 से आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखने वाली चीज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, आप यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना कर रहे हैं, कैरी डाउन 1,60,000, आप इसको टच नहीं कर रहे, और यही अगले 1 अप्रैल 2017 में लेके आ रहे हैं, कितना 1,60,000, उतने से ही वैल्यू रह रही है। तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू चेक योर मशीनरी अकाउंट एंड यू विल फाइंड कि आपका 1,60,000 है जो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जबकि उसमें क्या हो रहा था, डेप्रिसिएशन यहाँ से रूट हो रहा था, तो आपका WDV दिखा रहा था। अब आते हैं हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेन हम इसमें नया अकाउंट है, हम इसको मेंटेन कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड मतलब हम एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, साथ साथ हम एसेट से मूव नहीं कर रहे हैं। सो आप क्या करोगे, पहले साल मैंने कितना चार्ज किया, 7,500 यहाँ पे हमने पहले रूट किया डेप्रिसिएशन अकाउंट में 7,500 31 मार्च 2017 फॉर 6 मंथ। ये 7,500 इसकी एंट्री क्या, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी मैंने क्या किया, लायबिलिटी क्रेडिट साइड में मेंटेन की डेप्रिसिएशन के थ्रू 7,500। ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट ईयर में आया, नेक्स्ट ईयर तो मुझे पूरे साल का चार्ज करना है, 17-18 फिजिकल ईयर का, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, क्योंकि मेरा ईयर क्लोज होता है 31 मार्च में। सो 17-18 पूरे फिजिकल ईयर में मैं क्या करूंगा, 15,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो मैंने क्या किया, 15,000 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया थ्रू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 15,000 डेबिट किया मैंने डेप्रिसिएशन को, साथ में मैंने अब वहां पे क्या किया, डेप्रिसिएशन किया 15,000 क्रेडिट साइड में। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आया मेरा, 22,500 एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2018 को, राइट। और मेरा डेप्रिसिएशन मैंने 15,000 यहाँ लिया और उसी को मैंने P&L में ले गया 31 मार्च 2018 को 15,000। सो अगर मैं देखूं तो मेरा 31 मार्च 2018 में मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, 22,500, राइट। और मैंने मशीनरी मेरी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है कितनी, 1,60,000, तो इसकी WDV कितनी हुई, WDV मेरी होगी मशीनरी अकाउंट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मशीनरी कितना है मेरा कैरी, 1,60,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 22,500, तो कितना बना 1,37,500, वो मेरा बनेगा रिटन डाउन वैल्यू। बट इस मेथड का एडवांटेज ये है कि हम अपना डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के थ्रू रूट करवा रहे हैं, ना कि एसेट के थ्रू। मेरा एसेट जितनी मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट है उतने पे ही रहेगा, जो जो मैं ऐड करता जाऊंगा यहाँ ऐड हो जाएगा, बट मैं यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम माई मशीनरी अकाउंट विल रिफ्लेक्ट मी द हिस्टोरिकल कॉस्ट, नॉट द WDV, बिकॉज मैं सारा डेप्रिसिएशन रूट करवा रहा हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बट मुझे ये पता चलेगा मैंने आज तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है इस मशीनरी के ऊपर। मैंने आज तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया 22,500 टिल 31 मार्च 2018, और इसमें मैंने मशीनरी मेरी उतनी की उतनी है 1,60,000। सो ये मेरा P&L में चला गया 22,500 ईयर ऑन ईयर। 17 में गया 7,500 बिकॉज ऑफ 6 मंथ, यहाँ गया 18 में पूरे साल का 15,000। सो ये 2 मेथड हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया था हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अकाउंटिंग में पहला होता है कि हम एसेट से रूट करवाएं अपना डेप्रिसिएशन, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था और इससे पहले आपको मैंने बताया था, और अब मैं आपको ये बताया कि मैं जो डेप्रिसिएशन रूट करवाऊंगा वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के थ्रू रूट करवाता हूँ। विद आवर सेकंड लेक्चर, आई होप you understood all what I explained. So guys, in third lecture I will cover sale of assets and I pick up some more example to clarify it further. Indeed, I would request you to please like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to press bell icon. Thank you so much.